Hello students, this is Ankita and welcome to Adroit Competitive Classes. Adroit Competitive Classes में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारा है डे आपका 10, तो डे 10 आपका आज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों ने जो अपने लास्ट आपके 9 डेज़ हैं, लास्ट 9 डेज़ आपने बहुत अच्छे से कवर किए होंगे, बहुत अच्छे से कवर किए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और देखो ये हमने एक बैच लॉन्च किया है, एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। आप हमारे साथ जब मेहनत करोगे ना तभी सफलता मिलेगी, तो आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारे टीचर्स हैं जो आपको इस जीएस के बैच में आपको जीडी के बैच में सारी जीएस और आपका मैथ्स रीजनिंग सब कुछ कवर करा रहे हैं। तो हमारी क्लासेस डेली आपकी चैनल पे होती हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल का नाम है, ठीक है भाई। और हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जिसका लिंक आपको या जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चा पर्सनली आके यहाँ मिलना चाहता है या ऑफलाइन कोचिंग के लिए पूछना चाहता है, कंसल्ट उसको कुछ करना है, तो फिर वो यहाँ आके हमसे अपना रूबरू हो सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है भाई। तो सारी क्लासेस आप टाइम से लो, पूरे टाइम से अपना क्लास में आओ, ठीक है। मेरी क्लास, मेरा साइंस सब्जेक्ट है, साइंस की फैकल्टी, और मेरी क्लास जो है आपकी होती है 11 से 12 सुबह। तो डेली आप 11 से 12 अपना क्लास में प्रेजेंट हुआ करो, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस। और साइंस में हमने हमारा पहले वाला जो पार्ट शुरू किया। साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं, आपका बायो होता है, आपका फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड दैट इज़ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैंने आपको स्टार्टिंग से ही, इंट्रोडक्शन से ही सारा चैप्टर एक अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो सारे बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं या नए जुड़े हैं हमसे, वो ट्राई करें कि वो लास्ट सारी क्लासेस को अपना कवर करते हुए चले, ठीक है भाई। इसमें मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा कि मैं आप लोगों को पीवाईक्यू भी कराऊंगी और मैं आप लोगों को अपना कंटेंट भी कराऊंगी, और कंटेंट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। आप टीचर पे विश्वास करो और आप टीचर पे विश्वास करते हुए टीचर के साथ पढ़ो, ठीक है भाई। तो आज हमारा नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका सेल बायोलॉजी 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक की शुरुआत है, तो आज हम हमारा तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं। तो दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप ध्यान से बातें समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। हम अगर बेसिक तरीके से बात करें, अगर हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ये समझते हैं कि ऐसे इनहेल करना और ऐसे सांस छोड़ देना, मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना रेस्पिरेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन एकदम गलत है। इनहेल करना और एक्सहेल करना यानी कि जो आप लोग इनहेल करते हैं, जो आप लोग इनहेल करेंगे और जो आप लोग एक्सहेल करेंगे, यानी कि जो आप लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, ये आपका क्या होता है? ये आपका ब्रीदिंग होता है। ये आपका ब्रीदिंग होता है। इट्स पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपका रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग। ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग, ठीक है। इसको रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे। तो रेस्पिरेशन किसको कहेंगे मैडम? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, रेस्पिरेशन किसको कहेंगे? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। हमने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो फाइनली हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया था, उससे हमें क्या मिला? उससे हमें मिला क्या? ग्लूकोज। उससे हमें क्या मिला? ग्लूकोज। उससे हमें क्या मिला? ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी को ग्लूकोज तो मिल गया, हमारी बॉडी को ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन हमारी बॉडी को अब क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी यानी कि ग्लूकोज से जो आपको आपका कन्वर्ट होता है, जो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है किस में? एनर्जी में। जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो ये प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ये वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये वाले प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन।
जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद आपको जो ग्लूकोज मिला है, अब आपको उस ग्लूकोज का क्या बनाना है, एनर्जी बनानी है ना। तो ग्लूकोज की आपको एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी बनाने के लिए आपका क्या चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को लेने के लिए जो प्रोसेस होता है, वो तो आपका ब्रीदिंग हो गया। लेकिन जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की एक मोटी मोटी डेफिनेशन थी कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन क्या है। यहाँ मैं आपको पहले अपना कंटेंट सारा दूंगी, जो मेरा पर्सनल कंटेंट है, और मेरा पर्सनल कंटेंट है तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, कहीं का कोई कॉपीराइट कुछ भी नहीं है, जस्ट बुक से उठाया है मैंने, और एनसीईआरटी वाली चीज़ें हैं, और एनसीईआरटी वाली चीज़ें ही आपका कोई भी बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एसएससी हो या एनडीए हो या कुछ भी हो, तो वह एनसीईआरटी मानता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हुए चीज़ों को चलेंगे। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जब आपका ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसके में, जब आपका ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, एनर्जी में, कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इसी प्रोसेस का ये आपका केमिकल फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है। ये केमिकल फॉर्मूला आपका किस तरीके से है, ध्यान से देखो ये किस तरीके से है। मैंने कहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपका क्या हो गया, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब हमारे पास ग्लूकोज तो हो गया, और हमने क्या किया, हमने क्या किया, ब्रीदिंग की, हमने क्या किया, ब्रीदिंग की। अब ब्रीदिंग से हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ब्रीदिंग से हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा, और जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी। दो चीज़ें क्या क्या बनेंगी, एक हमारे पास बनेगा CO2 यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बनेगी, दूसरी चीज़ यहाँ पे बनेगी H2O यानी कि पानी, यानी कि पानी। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या बनेगी, तीसरी चीज़ यहाँ पे बनेगी एनर्जी। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी। ये वही एनर्जी है, वही ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर काम करता है, जिससे हमारा शरीर क्या करता है, काम करता है। देखो हम ह्यूमन हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब ऐसा ही काम करते रहेंगे, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन के तरीके से काम करती है। जैसे आप अपने घर में एक मशीन लाए हो, ठीक है, जैसे आप अपने घर में एक मशीन लाए तो उसको तेल पानी की ज़रूरत होती है। मशीन में आपको तेल डालना पड़ेगा, उसको ग्रीस करना पड़ेगा, है ना, तभी वो बहुत अच्छे से चलेगी, तभी वो बहुत अच्छे से चलेगी। और जितना आप उसका ग्रीस करने का, जितना आप उसमें तेल वगैरह डालने का, ऑयलिंग का उसका ध्यान रखोगे, उतना अच्छी और उतना लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जितना आप इसमें तेल डालोगे और जैसा आप इसमें तेल डालोगे, क्वालिटी भी मैटर करती है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के लिए अगर तेल बोला जाए तो वो क्या है, क्या है वो है फूड, जो हम खाना खाते हैं। तो अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छा काम करेगी, आपकी बॉडी बुढ़ापे तक बहुत अच्छे से चलेगी। और अगर आप हमेशा ही ऐसा रिफाइंड का, ऐसे ऑयली खाना और ऐसे अनसेचुरेटेड फैट वाला ऐसे खाना खाते रहते हो, तो आपकी क्या होंगी, आपकी धीरे धीरे ब्लड वेसल्स जम जाएंगी, ब्लड वेसल्स में मतलब वो जम जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका थायराइड बढ़ेगा, और आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, ठीक है, जैसा आप इसको ऑयल दोगे ये वैसे ही वर्क करेगी। क्लियर है भाई। तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी तीसरी चीज़, फाइनल चीज़ जो हमें क्या चाहिए थी, वो क्या बनी, वो बनी आपकी एनर्जी। समझ में आया भाई। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो C6H12O6 आपका ग्लूकोज हो गया, फिर इसमें हमने ऑक्सीजन मिलाया,
और ऑक्सीजन मिलाने के बाद हमारे पास दो चीज़ें बनी, H2O बनी और CO2 बनी और एनर्जी बनी, ठीक है। ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है जिसको हम ATP के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या करते हैं, इसको हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, इससे हमारी बॉडी क्या करती है, इससे हमारी बॉडी करती है फंक्शन, इससे हमारी बॉडी करती है फंक्शन यानी कि काम करती है। इसके बाद हम इस पानी की बात करते हैं, तो ये पानी जो है, देखो ये तो पानी है मतलब एक्स्ट्रा पानी है, तो एक्स्ट्रा पानी है तो इसको बॉडी जो है वो बाहर निकाल देती है। इस एक्स्ट्रा पानी को बॉडी कैसे कैसे बाहर निकालती है, इस एक्स्ट्रा पानी को जो है वो बॉडी एक तो आपका स्वेटिंग से बाहर निकालती है, एक तो आपका स्वेटिंग से बाहर निकालती है मतलब आपको पसीने आते हैं और एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और दूसरा आपको कैसे बाहर निकालती है, दूसरा बाहर निकालती है एक्सक्रीशन से, दूसरा बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन से यानी कि उत्सर्जन से, यानी कि जब आप लोग टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट जाते हैं तो हमारी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है भाई। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ CO2। तीसरी चीज़ क्या बनी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में तीसरी चीज़ बनी है CO2। अब ध्यान से सुनो, इस CO2 का क्या होगा, ये CO2 जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सहेल करते वक्त जैसे हमने इनहेल किया, ऐसे इनहेल किया, तो इनहेल करते वक्त हमारे अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो जो एयर में है वो गई होगी, लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे ऐसे ऐसे एक्सहेल करेंगे, तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो घट जाएगी, क्योंकि जब हमने इनहेल किया तो कुछ ऑक्सीजन बॉडी में यूज़ हो गई, तो एक्सहेल करते वक्त कम ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन CO2 की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सहेल जब हम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। हमारी बॉडी क्या करती है, इसको शरीर से बाहर निकाल देती है, इसको शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है भाई, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, ये आपको सारा समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं। इसके क्या है, हमारे रेस्पिरेशन के क्या हैं, दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। ये क्या था, ये क्या था, ये एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन में होता है, जो फाइनल प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन में होता है, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका ग्लूकोज है, जी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ग्लूकोज है। एनर्जी यहाँ पे क्या है, एनर्जी आपकी यहाँ पे ATP है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो जो आपका रेस्पिरेशन है वो दो पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में रेस्पिरेशन आपका होता है। पहला पार्ट आपका आता है फिजिकल प्रोसेस, पहला पार्ट क्या आता है, पहला पार्ट आपका आता है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस यानी कि जिसमें केमिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक फिजिकली प्रोसेस हो रहा है। और हमारे रेस्पिरेशन का फिजिकल प्रोसेस क्या है, हमारे रेस्पिरेशन का फिजिकल प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना। और सांस लेने के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनहेल करना, एक होता है इनहेल करना यानी कि सांस लेना, और एक होता है एक्सहेल करना यानी कि सांस छोड़ना, सांस छोड़ना, इनहेल करना और एक्सहेल करना। अब देखो ध्यान से, जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी आपकी क्या है, जितनी भी आपकी गैसेस हैं वो जब हम इनहेल करेंगे तो सेम एज वो अंदर हमारे अंदर जाएंगी। तो जब हमने इनहेल किया तो नाइट्रोजन कितनी अंदर गई, हमारे अंदर नाइट्रोजन कितनी गई, 78% गई। ऑक्सीजन कितनी गई, ऑक्सीजन 21% गई। CO2 कितनी गई, CO2 आपकी 1.03% गई, मतलब इसके आसपास होती है। ठीक है, ये मैंने अप्रोक्स वाला डाटा लिखा है। लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे तो आप खुद सोच के बताओ, जब हम एक्सहेल करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या होगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या होगा, क्या नाइट्रोजन घट जाएगी या क्या नाइट्रोजन बढ़ जाएगी, क्या होगा नाइट्रोजन का। तो बच्चों नाइट्रोजन बिल्कुल सेम रहेगी, नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में इस्तेमाल होगी नहीं और नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। जो जितने % हम इनहेल करेंगे उतने ही % हम इसको एक्सहेल कर देंगे, यानी कि हम इसको सेम एज इट इज बाहर निकाल देंगे। क्लियर है भाई। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे, अब हम किस पे आते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं। अब खुद सोचो, हमने जब इनहेल किया, हमने जब सांस लिया तो हमने ऑक्सीजन 21% इनहेल की,
लेकिन क्या एक्सेल करते वक्त ऑक्सीजन बढ़ेगी या क्या एक्सेल करते वक्त ऑक्सीजन घट जाएगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मैडम ऑक्सीजन तो घट जाएगी, ऑक्सीजन घटेगी। कैसे घटेगी? क्योंकि हमने तो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली, हमने तो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली। तो ऑक्सीजन जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो जब हम एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है आपकी 17%। ऑक्सीजन कितनी निकलती है? 17%। अब आते हैं CO2 पे, अब आते हैं CO2 पे। तो बच्चों ध्यान से सोच के बताओ मुझे कि CO2 के साथ क्या रहेगा, CO2 के साथ क्या रहेगा? अब देखो CO2 हमारी बॉडी में इस्तेमाल तो होती नहीं है, तो घटने से तो रही, लेकिन CO2 के बढ़ने के चांसेस हैं। बढ़ने के चांसेस कैसे हैं? क्योंकि जब ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हुआ तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा CO2 बनी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा CO2 बनी जो एक्सेल करते वक्त हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। तो ये CO2 क्या होगा? इस CO2 के साथ ऐड ऑन हो जाएगी और एक्सेल करते वक्त ये 4% समथिंग के आसपास हो जाएगी। ये करेक्ट डाटा कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। ये मैं आपको आसपास का बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है फिजिकल प्रोसेस। तो ये आधा आपका रेस्पिरेशन हो गया। यहाँ पे रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, आपका फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस आपका हो गया जिसको क्या कहते हैं? आपका ब्रीदिंग कहते हैं। और आपका केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल प्रोसेस का मतलब है किसी चीज़ का किसी चीज़ में केमिकली बदलाव हो जाना, रासायनिक तरीके से किसी चीज़ का बदलाव हो जाना। और केमिकल प्रोसेस में आपका क्या आएगा? सेम दिस प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या आएगा? सेम दिस प्रोसेस। कि ये आपने ग्लूकोज लिया है आपका, ये आपने क्या लिया है? आपने लिया है ग्लूकोज, जिसको आपने कैसे प्राप्त किया है? जिसको आपने प्राप्त किया है डाइजेस्टिव सिस्टम से, जिसको आपने डाइजेस्टिव करके प्राप्त किया है। फिर आपका क्या आ गया? फिर आपकी आ गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है आपकी? ये है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपने कैसे प्राप्त किया है? ऑक्सीजन को आपने प्राप्त किया है ब्रीदिंग से। ऑक्सीजन को आपने कैसे प्राप्त किया है? ब्रीदिंग से। ठीक है, ब्रीदिंग से। और फाइनली आपका यहाँ पे क्या होगा? फाइनली आपका यहाँ पे होगा केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? कुछ बनेगा पानी, कुछ बनेगा आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ बनेगी आपकी एनर्जी। कुछ बनेगी आपकी क्या? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? एनर्जी बनेगी ATP की फॉर्म में। ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। और ATP के फुल फॉर्म क्या होती है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जितने भी धरती पे जीव हैं, जितने भी धरती पे जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो फंगस हो, वो एल्गी हो, वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी वो चीज़ हो, वो हर जीव दो तरीके से रेस्पिरेशन करता है। हर जीव, चाहे धरती पे कोई भी जीव हो, हर जीव धरती पे दो तरीके से रेस्पिरेशन करता है। सोच के देखो, दो तरीके क्या हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। हम अगर अपने रेस्पिरेशन की बात करें, अगर हम अपने रेस्पिरेशन की बात करें, ह्यूमंस के रेस्पिरेशन की बात करें, तो ह्यूमंस के रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ह्यूमंस तो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएंगे, ह्यूमंस तो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन धरती पे कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? रेस्पिरेशन का मीनिंग था आपका ग्लूकोज से ATP फॉर्मेशन करना। ऑक्सीजन तो हमें इनहेल और एक्सेल करने के लिए है, ऑक्सीजन तो इनहेल और एक्सेल करने के लिए। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ह्यूमंस को ब्रीदिंग करनी पड़ती है। ठीक है, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के लिए हमें आपका ब्रीदिंग करनी पड़ती है। अगर हमारे रेस्पिरेशन में, यानी कि अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज से ATP बनाने में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती तो हम ब्रीदिंग कभी नहीं करते, हम कभी भी सांस नहीं लेते, हम बिना सांस के जी रहे होते फिर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान से सुनो, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे धरती पे, पूरी अर्थ पे दो टाइप के होते हैं।
एक आपका है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जो होता है विदाउट ऑक्सीजन। जो क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एक ऐसा रेस्पिरेशन, एक ऐसा जीव जो बिना ऑक्सीजन के अपने ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी यानी कि एनर्जी बना लेता है। ठीक है भाई, क्लियर है। और दूसरा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका विद ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? विद ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन यानी कि ऐसे जीव जिनको अपनी बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन का श्वसन। अनाक्सी श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन का श्वसन। और एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं आक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन वाला श्वसन। ऑक्सीजन वाला श्वसन। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। जो ये मैंने लिखा हुआ है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, पहला हमारे पास पॉइंट क्या आया है? पहला हमारे पास पॉइंट ये आया है कि ये होता है विदाउट O2। ये कैसे होगा? विदाउट O2। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैडम विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे फिर कौन से जीव हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सांस ले लेते हैं? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई विदाउट ऑक्सीजन सांस ले लेता है? तो ऐसे कुछ जीव हैं, ऐसे कुछ धरती पे जीव हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सांस ले लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। दूसरा हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? दूसरा हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? फंगस। फंगस। तो बैक्टीरिया और फंगस ऐसे जीव हैं अर्थ पे जो बिना ऑक्सीजन के सांस ले लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के सांस ले लेते हैं। अब बिना ऑक्सीजन के सांस लेने का मतलब क्या है? कि इनको अपनी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो इनकी बॉडी में क्या होता है? इनकी बॉडी में क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये करते हैं डाइजेशन। ये क्या करते हैं? डाइजेशन। अब डाइजेशन से इन लोगों को क्या मिला? इन लोगों को मिला ग्लूकोज। डाइजेशन से इन लोगों को क्या मिला? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को जो है क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के तोड़ लेते हैं। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि इनको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के तोड़ लेते हैं। और उससे क्या बनता है? उससे बनता है इथाइल अल्कोहल। उससे क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। और उससे बनती हैं आपकी 2 ATP। ATP 2 ATP। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक बेसिक सी चीज़ बताने जा रही हूँ, बहुत बेसिक सी, और बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनने की ये ज़रूरत है कि हमारी बॉडी चलती किससे है। जैसे एक ट्रांसफॉर्मर है, जैसे आपकी कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है। मान लिया आपने कोई गैजेट खरीदा है, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है। कोई मान लिया आपने एक खरीदा है एक कार, एक रिमोट कंट्रोल कार। अब रिमोट कंट्रोल कार किससे चलेगी? रिमोट से। और रिमोट किससे चलेगा? आपकी बैटरी से। उसमें सेल डालने पड़ेंगे, आपको सेल डालने पड़ेंगे। अब वो सेल क्या कर रहे हैं? वो सेल दे रहे हैं आपके रिमोट को एनर्जी। सेल दे रहे हैं आपके रिमोट को एनर्जी। उसी तरीके से हमारी बॉडी किससे चलती है? हमारी बॉडी भी एनर्जी से चलती है। एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। एनर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है। एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। एनर्जी के बिना तो मतलब मैं ये हाथ भी ऐसे नहीं हिला सकती, बिल्कुल भी नहीं हिला सकती। एनर्जी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। हमारी बॉडी की एनर्जी का नाम है ATP। हमारी बॉडी की एनर्जी का नाम है ATP। ATP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैंने पीछे लिखवा दी है। इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी बॉडी की एनर्जी का नाम है ATP। समझ में आ रहा है?
तो जब इनकी एटीपी टूटती है तो 2 एटीपी बनती है। जब इनका एक ग्लूकोज का ये बिना ऑक्सीजन के टूटेगा तो इसमें से सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती हैं। इसमें से क्या रिलीज होती हैं? 2 एटीपी रिलीज होती हैं। इस 2 एटीपी को ये यूज कर लेते हैं। कौन यूज कर लेते हैं? बैक्टीरिया और फंगस यूज कर लेते हैं और इथाइल अल्कोहल को ये अपना एक्सक्रीशन करके बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया? इथाइल अल्कोहल को ये आउट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ। मान लिया ये पेन है और ये पेन मेरे सामने टेबल पे पड़ा है। अगर मैं ये पेन टेबल से उठा रही हूँ तो इसमें भी मेरी 7 से 8 एटीपी खर्च हो गई। इसमें भी मेरे 7 से 8 एटीपी खर्च हो गई। तो ये एटीपी क्या है? एक काउंटिंग है हमारी बॉडी की ऊर्जा की। समझ में आ रहा है? तो आपका जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें 2 एटीपी रिलीज होती हैं। ध्यान से ये बात सुनने की है, 2 एटीपी रिलीज होती हैं। अब हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन पे तो जितने भी जीव रेस्पिरेशन करते हैं विद ऑक्सीजन वो सब क्या करते हैं? वो सब करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो सब क्या करते हैं? वो करते हैं आक्सी श्वसन। वो सब क्या करते हैं? आक्सी श्वसन करते हैं। अब आक्सी श्वसन में क्या होता है कि आपने क्या किया? आपने किया डाइजेशन। आपने क्या किया? आपने किया डाइजेशन। और डाइजेशन से आपको क्या मिला? डाइजेशन से आपको मिला ग्लूकोज। फिर आपने क्या किया? रेस्पिरेशन। फिर आपने क्या किया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको क्या मिला? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिलके क्या करेगी? एक केमिकल प्रोसेस करेगी और इस केमिकल प्रोसेस में आपका एक क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आपका पानी बनेगा और आपकी बनेगी 38 एटीपी। 38 एटीपी। ध्यान से सुनने वाली बात है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी 2 एटीपी रिलीज हो रही थी सिर्फ, लेकिन विद ऑक्सीजन जब आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो वहाँ से आपकी रिलीज होती हैं 38 एटीपी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि आक्सी श्वसन में या विद ऑक्सीजन जब आपका रेस्पिरेशन होता है यानी कि आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे 38 एटीपी रिलीज होती हैं। क्लियर है भाई? और ये 38 एटीपी क्या है हमारी बॉडी की? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है जिसको इस्तेमाल करके हम चलते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनफैक्ट हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज़ भी करने के लिए हमारी बॉडी को एटीपी की ज़रूरत होती है। मान लिया कि हमारी सेल है, हमारी सेल का कोई सेल ऑर्गेनल है। मान लिया कि हमारी सेल का एक सेल ऑर्गेनल है हमारा न्यूक्लियस, है ना, जो सेल डिवीज़न के लिए तैयारी कर रहा है। तो उसको सेल डिवीजन करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत रहेगी? एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। ये तो कैसे काम करेगा? तो हमारी सेल को भी इंट्रासेलुलर लेवल पे भी आपको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है। तो उसमें उन कामों में भी जो है आपकी एटीपी खर्च होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? तो ये 2 टाइप का आपका रेस्पिरेशन होता है। पूरी अर्थ पे, धरती पे 2 टाइप का रेस्पिरेशन है, एक विदाउट ऑक्सीजन है, एक विद ऑक्सीजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से अब ये चीज़ देखते हैं। अब हमें किस चीज़ का रेस्पिरेशन पड़ता है? हमें पढ़ना है ह्यूमंस का रेस्पिरेशन। तो अगर ह्यूमंस के रेस्पिरेशन की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें तो ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि आक्सी श्वसन, यानी कि आक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन मतलब, आक्सी श्वसन मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, यानी कि विद O2, यानी कि विद O2। अब जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है और ये 2 पार्ट आपको समझने बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये 2 पार्ट आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनो। इसका हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम रहता है। ग्लाइकोलिसिस को हिंदी में भी ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस, और आपका क्रैब साइकिल को हिंदी में भी क्या कहेंगे? क्रैब साइकिल, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है तो इसको हिंदी में भी आपका क्रैब साइकिल ही कहेंगे। समझ में आ गया भाई? ध्यान से सुनो, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। सबसे पहले हमने किया डाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने क्या किया? डाइजेशन किया। डाइजेशन से हमें क्या मिला? ग्लूकोज।
डाइजेशन से हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी पहली चीज़ रेडी हो गई, पहली चीज़ हमारी ग्लूकोज रेडी हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने किया रेस्पिरेशन। हमने क्या किया रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन से हमें क्या मिला, रेस्पिरेशन से हमें मिली ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन से हमें मिली ऑक्सीजन, ये हमारी दूसरी चीज़ रेस्पिरेशन के लिए रेडी हो गई। समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन नहीं, या फिर इसको आप कह सकते हो कि हमने क्या की, हमने की ब्रीदिंग। हमने क्या की, हमने की ब्रीदिंग। हमने क्या की, हमने सांस लिया, हमने इनहेल किया, हमने इनहेल किया, जिससे हमें दूसरी चीज़ मिली। एंड दूसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, क्या होगा कि ये हमारी सेल है, ये हमारी क्या है, सेल है, ये हमारी एक सेल है। और हमारी सेल के अंदर हमारा एक पार्ट होता है, एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तुम्हें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो वो वाला प्रोसेस है ना कि ग्लूकोज H2O से मिल रहा है और आपकी 38 ATP रिलीज हो रही है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, वो सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पे बाहर आपका क्या है, बाहर आपका क्या है, आपको पता ही है कि सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। पूरी सेल एक लिक्विड के से आपकी भरी होती है। ये क्या है आपका, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है आपका, ये है आपका साइटोप्लाज्मा। ये है आपका साइटोप्लाज्मा। क्या है आपका ये, साइटोप्लाज्मा। ध्यान से सुनो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये साइटोप्लाज्मा है। ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये आपका जो ग्लूकोज है, ध्यान से सुनो, इस ग्लूकोज को लाया जाएगा साइटोप्लाज्मा के पास। इस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्मा के पास लाया जाएगा और साइटोप्लाज्मा के अंदर आके आपका ग्लूकोज क्या करेगा, आपका ग्लूकोज दो पार्ट में टूट जाएगा। आपका ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। आपका ग्लूकोज किस में टूटेगा, 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा। और जब ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा तो साथ में आपकी 2 ATP रिलीज होंगी। साथ में क्या रिलीज होंगी, 2 ATP रिलीज होंगी। क्या हुआ, ग्लूकोज आपका 2 पायरुविक एसिड में टूटा और प्लस में 2 ATP रिलीज हुई। तो यहाँ आपकी 2 ATP बन चुकी हैं। और हमने क्या कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी टोटल कितनी ATP बचती हैं, कितनी बनती है, 38। तो 2 ATP यहाँ पे रिलीज हो गई, रिलीज हो गई। जब आपका ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में आके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 2 ATP रिलीज होती हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। अब मैं आपको दूसरे वाला पार्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं आपको दूसरे वाला पार्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हम एक पेज ले लेते हैं। ये देखो, ध्यान से सुनो। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, मैंने अभी तक आपको बताया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या था, ग्लाइकोलिसिस ये था कि आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो ग्लूकोज है वो किसके पास चला गया, वो चला गया साइटोप्लाज्मा के पास। वो चला गया साइटोप्लाज्मा के पास। और साइटोप्लाज्मा में जाके जो आपका ग्लूकोज है वो किस में टूट गया, वो टूट गया 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में। और प्लस इसने 2 ATP रिलीज करी, 2 ATP रिलीज करी। तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गए 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपकी ये सेल है, आपकी ये सेल है। और सेल के अंदर आपको पता ही है पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपका क्या है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये 2 पायरुविक एसिड किसके पास आएंगे, ये 2 पायरुविक एसिड अब उठ के आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यहाँ आ गए आपके 2 पायरुविक एसिड, यहाँ आपके क्या आ गए, 2 पायरुविक एसिड आ गए। यहाँ आपके 2 पायरुविक एसिड आ गए, 2 पायरुविक एसिड आए हैं। ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड आ गए, तो जब आपका एक, यहाँ पे हमारे पास कितने थे, हमारे पास कितने पायरुविक एसिड थे, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। जब इनमें से एक पायरुविक एसिड टूटेगा, एक पायरुविक एसिड टूटेगा, पायरुविक एसिड टूटेगा, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, इसमें से रिलीज होगी कुछ मात्रा में CO2, कुछ मात्रा में H2O और 18 ATP। और आपकी 18 ATP,
18, एक मिनट भाई, इसको साइड ले जाते हैं, ठीक है, और आपकी 16 ATP, एक मिनट, हाँ सॉरी, और आपकी 18 ATP। और ऐसे ही जब आपका एक और पायरुविक एसिड टूटेगा, एक और पायरुविक एसिड टूटेगा, तो कुछ मात्रा में CO2 रिलीज होगी, कुछ मात्रा में H2O रिलीज होगी, और एक बार और आपकी 18 ATP रिलीज होंगी। तो टोटल आपकी कितनी ATP यहाँ पे रिलीज हो गई? टोटल रिलीज होगी 36 ATP। टोटल कितनी रिलीज हो गई? 36 ATP रिलीज यहाँ पे हो गई है। ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब ये जो 2 पायरुविक एसिड आपके हैं ये जाएंगे किसके पास? ये 2 पायरुविक एसिड आपके जाएंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास। 2 पायरुविक एसिड कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि 2 पायरुविक एसिड जो है आपके, 2 पायरुविक एसिड किस में टूटेंगे? 36 ATP में टूटेंगे। एक मिनट भाई, ये देखो 36 ATP में टूटेंगे, 36 ATP में टूटेंगे। और जब आपका 2 पायरुविक एसिड 36 ATP में टूटते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्रैब साइकिल। इसी को क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल। और पायरुविक एसिड टूटने का आपका जो इन्वेंट किया था, यानी कि जो खोज की थी कि ऐसे ऐसे करके पायरुविक एसिड टूटते हैं, ये खोज किसने की थी? ये खोज किसने की थी? हैंस क्रैब ने। इसीलिए इन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ गया क्रैब साइकिल। कितना पड़ गया? क्रैब साइकिल। अब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो वहाँ पे 38 ATP बनते हैं। तो देखो हमारे टोटल 38 ATP हो गए हैं। हमारे 36 ATP यहाँ रिलीज हुए हैं और 2 ATP यहाँ रिलीज हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो 2 पॉइंट क्या है मैं आपको अलग से लिख के बता देती हूँ। वो 2 पॉइंट ये हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के लिए, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के लिए, ब्रेक डाउन होने में 2 क्रैब साइकिल लगते हैं। 2 क्रैब साइकिल लगते हैं। 2 क्रैब साइकिल लगते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको रट्टा मारना है बिल्कुल। क्रैब साइकिल किसको कहते हैं? जब एक पायरुविक एसिड आपका कुछ CO2, कुछ H2O और आपके 18 ATP में टूटता है, 18 ATP में टूटता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैब साइकिल। तो देखो एक हमारा जो ग्लूकोज था, एक ग्लूकोज हमारा किस में टूटा? 2 पायरुविक एसिड में टूटा, 2 में टूटा। तो 2 के लिए हमें कितने चाहिए? 2 के लिए हमें 2 क्रैब साइकिल की ज़रूरत होगी। 2 क्रैब साइकिल की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और नोट करके बिल्कुल ऐड कर लेना है, नोट करके बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो मैं साइड में लिख देती हूँ, नोट करके, साइड में नोट करके ये लिखोगे कि एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने पर, एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने पर हमारी बॉडी को 36 ATP मिलते हैं। 36 ATP मिलते हैं। तो अब आपको ये लग रहा होगा मैडम क्या बेवकूफ़ बना रही है? अभी तो मैडम कह रही थी कि 38 ATP रिलीज होते हैं, तो 36 कैसे मिलते हैं? तो रीज़न ये है कि जो ये इतना प्रोसेस चल रहा है ना, कि आपका पहला ग्लूकोज आया है साइटोप्लाज्मा में, फिर साइटोप्लाज्मा ने ग्लूकोज को तोड़ा है किसमें? 2 पायरुविक एसिड में। फिर ये 2 पायरुविक एसिड आपके गए हैं किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर माइटोकॉन्ड्रिया ने एक एक करके दोनों पायरुविक एसिड को तोड़ा है और 18 ATP रिलीज कराई हैं। इस सारे प्रोसेस को करने में सेल ने 2 ATP यूज कर लिए। तो जब सेल ने 2 ATP यूज कर लिए तो आपके बच कितने गए फाइनली? तो फाइनली हमारी बॉडी को 36 ATP मिलते हैं। क्लियर है भाई?
क्लियर है? चलो एक बार मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। ध्यान से सुनो, शॉर्ट में ध्यान से सुनो। एरोबिक रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रैब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में आपका जो ग्लूकोज है वो जाएगा किसके पास? साइटोप्लाज्मा के पास, और साइटोप्लाज्मा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 2 पायरुविक एसिड में डिवाइड कर देगा, और वहीं पे आपके 2 एटीपी रिलीज हो जाएंगे। फिर आपके वो 2 पायरुविक एसिड किसके पास जाएंगे? जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा है उसके पास जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पायरुविक एसिड को अलग अलग करके तोड़ेगी, और एक पायरुविक एसिड के टूटने से 18 एटीपी रिलीज होंगे, तो 2 पायरुविक एसिड के टूटने से 36 एटीपी रिलीज होंगे। तो 36 वहां पे रिलीज हो गए और 2 पहले रिलीज हो गए, तो टोटल एक ग्लूकोज के टूटने से कितने रिलीज हुए? 38 एटीपी रिलीज हुए। लेकिन उसमें से 2 हमारी सेल ने ये सारा प्रोसेस करने में यूज कर लिए, तो फाइनली हमारी बॉडी को कितने एटीपी मिले? हमारी बॉडी को मिले 36 एटीपी। क्लियर है भाई? तो ये मैंने शॉर्ट में आपको सारा रेस्पिरेशन बता दिया है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हमने रेस्पिरेशन पूरा बहुत अच्छे से कवर किया है। हमारे ह्यूमन रेस्पिरेशन में अब तो बहुत ही बेसिक चीज़ें रह गई हैं, वो तो कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उनके थ्रू भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये कंटेंट आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। बच्चों को लगता है सांस लेना रेस्पिरेशन है, पर नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई। जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो मेक श्योर करें कि वो पिछली सारी क्लासेस आपकी अपनी देख लें, सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करते हुए चलें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।